अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो 10th क्लास के केमिस्ट्री के जो है चैप्टर नंबर 13 विच इज़ बायोकेमिस्ट्री। वैसे ही चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन अगर हम अपनी पीटीबी की बुक पे देखें तो वहाँ पर ये चैप्टर नंबर 13 है बायोकेमिस्ट्री। उसके हम पहले टॉपिक को आज डिटेल से इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, इसका जनरल फार्मूला, इसकी डेफिनेशन, इसकी क्लासिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के ज़रिए से आपको आज क्लियर हो जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? Carbohydrates are the macromolecule defined as polyhydroxyaldehyde और कीटोन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है कि कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमोलिक्यूल है, यानी कि एक बड़े मॉलिक्यूल है जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। ठीक है जी। अब हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला आ जाता है विच इज CnH2ON। ये हमारा जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अब सिंथेसिस यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते कैसे हैं? Carbohydrates are synthesized by plants through photosynthesis in the presence of sunlight or chlorophyll। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्लांट के ज़रिए से बनते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल ये दो चीज़ें हैं जो होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो है कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड है और 6 ही हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं। सनलाइट और क्लोरोफिल नेसेसरी है, इनके प्रेजेंस में जो है कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होगी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से, जिसकी मदद से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा और हमारे पास 6 ऑक्सीजन आ जाएंगे। ये कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस की एक छोटी सी इक्वेशन थी, एक मिसाल थी। अब हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। इन तीनों क्लासेस को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड के बारे में पढ़ते हैं। मोनोसेक्राइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहली क्लास है। मोनोसेक्राइड बेसिकली क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड आर द सिंपलेस्ट शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। अब हाइड्रोलाइज का क्या मतलब होता है? यानी कि ये पानी में हल नहीं हो सकते। या मोनोसेक्राइड जो होते हैं ये सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, शुगर की सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं और हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, यानी कि ये पानी में हल नहीं हो सकते। दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम। इनके पास कार्बन के 3 से 9 एटम मौजूद होते हैं। जो मोनोसेक्राइड, अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन हुई है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में, इसी तरह जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन होती है। जो मोनोसेक्राइड है उनकी क्लासिफिकेशन अब किस बेस पे होती है? जब क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन भी किसी बेस पे होती है। जो मोनोसेक्राइड है उनकी क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम पे होती है, क्योंकि जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो कार्बन एटम से मिलके बनते हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन भी नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पर ही होती है। जो इनकी क्लासिफिकेशन होती है उनको हम ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज के नाम से जो है जाना जाता है। अब जो इनकी क्लासिफिकेशन होगी, अब इनकी क्लासिफिकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड है वो है हेक्सोज विच इज़ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो है जनरल फार्मूला सेम होता है C6H12O6। तो इनके जो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस होते हैं वो उनका स्ट्रक्चर होता है, उनका जो होता है किस लिहाज से कार्बन के, हाइड्रोजन के, हाइड्रोक्साइड के एटम एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं स्ट्रक्चर में। इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये होता है, क्योंकि इनका फॉर्मूला तो सेम है, तो इनके फॉर्मूले से नहीं पता चलेगा कि कौन सा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और कौन सा फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल है। तो इनके स्ट्रक्चर से ये चीज़ बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाती है। ये इन दोनों का स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास आ जाती हैं मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज। मोनोसेक्राइड्स आर द वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और दीज आर सोलेबल इन H2O, यानी कि ये वाटर में हल हो जाते हैं आसानी से। दे हैव स्वीट टेस्ट, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज और दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, देयरफॉर दे आर रिड्यूसिंग शुगर। ये एक एमसीक्यूज भी आता है कि कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन जो होती है, उनके जो क्लासेस हैं उनमें से किसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं? तो मोनोसेक्राइड्स को हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ये थी हमारे पास मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास दूसरी क्लास आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की विच इज़ ओलिगोसेक्राइड। अब हम उसको स्टडी करते हैं। ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं बेसिकली दे गिव 2 to 9 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस।
यानी कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये 2 से 9 यूनिट देते हैं मोनोसेक्राइड्स के, ठीक है जी। अब जैसे मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन हुई, इसी तरह ओलिगोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन भी होगी। जो ओलिगोसेक्राइड है उसकी क्लासिफिकेशन होती है तो उससे डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड, ये 3 इसकी क्लासेस बनती हैं, ठीक है जी। जिस तरह हमने मोनोसेक्राइड में पढ़ा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड इज हेक्सोज लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इसी तरह अब ओलिगोसेक्राइड में भी कोई इंपॉर्टेंट होगा। तो जो ओलिगोसेक्राइड है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड इज डाइसेक्राइड लाइक सुक्रोज, ठीक है जी। अब सुक्रोज जो है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ओलिगोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन पे जो इसकी क्लास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुक्रोज है डाइसेक्राइड की। जब हाइड्रोलिसिस होती है तो सुक्रोज जो है 1 यूनिट ग्लूकोज का और 1 यूनिट फ्रुक्टोज का प्रोड्यूस करता है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इस केमिकल इक्वेशन की मदद से हमें समझ आ जाता है कि सुक्रोज का मॉलिक्यूल जब वाटर में यानी कि इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो इसके लिए हमारे पास जो मेजर चीज़ है, हमें डाइल्यूट HCl और हीट चाहिए होती है। ये दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इन दोनों चीज़ों की मदद से ही जो है हमारे पास सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होती है, जिसकी वजह से फिर फर्दर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं ये भी इनकी मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ओलिगोसेक्राइड्स की वो मोनोसेक्राइड से मिलती जुलती होती हैं, सिर्फ एक आधी प्रॉपर्टी का जो है इनमें डिफरेंस होता है। जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं दे आर आल्सो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर इजीली सॉलेबल इन वाटर। अब वो सॉलेबल थे वाटर में लेकिन इतनी आसानी से सॉलेबल नहीं होते, लेकिन यहाँ पर इजीली सॉलेबल का वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ये ज़्यादा आसानी से पानी में सॉलेबल हो सकते हैं। दे आल्सो हैव स्वीट टेस्ट, मोनोसेक्राइड का भी स्वीट टेस्ट था और ओलिगोसेक्राइड का भी स्वीट टेस्ट था। अब इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आता है इन दोनों चीज़ों में, हमारे पास अब कोई तो क्लासेस डिफरेंट है तो इनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आना चाहिए। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि मोनोसेक्राइड में हमने पढ़ा था कि वो नेचर में रिड्यूसिंग होते हैं, इस वजह से उनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। लेकिन ओलिगोसेक्राइड में हमें ये बात कंफर्म नहीं होती कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, लेकिन ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ओलिगोसेक्राइड में वो रिड्यूसिंग शुगर्स ही होती हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर एज कम्पेयर टू रिड्यूसिंग शुगर कम होती हैं। तो ये या तो रिड्यूसिंग होते हैं या तो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अब हमारे पास जी तीसरी क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की, विच इज पॉलीसेक्राइड। अब पॉलीसेक्राइड आर आल्सो मैक्रोमोलिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स, दे कंसिस्ट ऑफ 100 to 1000 ऑफ मोनोसेक्राइड, यानी कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो 100 to 1000 ऑफ मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करते हैं। अब पॉलीसेक्राइड की जो एग्जांपल है वो हमारे पास है स्टार्च और सेलुलोज। अब इसी तरह हमारे पास जैसा हमने मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, पॉलीसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये है कि दीज आर द एमोर्फस सॉलिड। अब एमोर्फस सॉलिड का क्या मतलब होता है, यानी कि ये बेसाख्ता सॉलिड्स हैं, इनकी कोई डिफाइंड शेप नहीं होती। जिस तरह एक एटम की डिफाइंड शेप होती है इसी तरह जो पॉलीसेक्राइड है इनके मॉलिक्यूल की कोई डिफाइंड शेप नहीं होती। एमोर्फस सॉलिड का मतलब ये बेसाख्ता होते हैं, बेशक्ल होते हैं। दे आर टेस्टलेस एंड इनसॉलेबल इन वाटर। अब जो मोनोसेक्राइड थे और ओलिगोसेक्राइड है हमने उनमें पढ़ा कि उनका स्वीट टेस्ट होता है और वो इजीली सॉलेबल हो जाते हैं वाटर में, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड है ये टेस्टलेस होते हैं और वाटर में इनसॉलेबल होते हैं और दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, यानी कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। जो मोनोसेक्राइड था उसमें हमने पढ़ा था कि रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, जो ओलिगोसेक्राइड है उसमें हमने पढ़ा था कि ये रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकते हैं। इसमें लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ये जो है रिड्यूसिंग शुगर ही होंगे, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड है दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये थी हमारी आज की वीडियो क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 विच इज़ बायोकेमिस्ट्री, उसके पहले टॉपिक के ऊपर। इंशाल्लाह इसके बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी इसी तरह डिटेल के साथ वीडियो शेयर करूँगी मैं आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।